नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को लगातार कंटिन्यू किए होंगे और अच्छी तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे केपीएम टीम के साथ जुड़ करके। और हम आशा करते हैं कि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और जैसा कि आप जानते हैं केपीएम टीम आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है और आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। जो हम दीपक सर जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका 2023 का है। तो हम एसएसटी के पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया है, एसएसटी के भूगोल सेक्शन के चैप्टर 1 को डिस्कस किया है और उसमें हमने देखा था सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के ही अध्याय 4, क्योंकि 2 और 3 आपके बोर्ड एग्जाम्स में उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे चैप्टर 2 और 3 से, इसलिए हमने डायरेक्ट अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 उठा लिया है, जिसका नाम है कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप उसको मार्क करिए और इसको अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम जो आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब कि चाय उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा असम। असम के बाद आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है, चाय की खेती की जाती है। उसके बाद नंबर 1 पर असम है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रबर, जौ, जूट, कॉफ़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जूट। जूट जो है वो आपका एक रेशेदार फसल है, जिसमें आपका एक और 2 फसल आती हैं, जैसे कपास भी आपका एक रेशेदार फसल होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से रबी की फसल है? तो आपका ऑप्शन है दालें, गेहूं, धान, दाल और गेहूं दोनों। तो इसमें जो है दाल भी आपका रबी की फसल है, क्योंकि ये रबी की फसल जो होती है वो ठंडी के दिनों में बोई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं। इसमें गेहूं भी आता है, गेहूं भी ठंडी में बोई जाती है। जैसे दालें, जैसे मटर, अरहर, ये सारी दालें जो हैं ये आपकी ठंडी में बोई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं, साथ साथ गेहूं भी। तो ये दाल और गेहूं दोनों आपका रबी की फसल है, और इसमें जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दाल और गेहूं दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 4, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं? पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये तीनों राज्य मुख्य रूप से कौन सी फसल का उत्पादन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आपका ऑप्शन है जायद, खरीफ, रबी, इनमें से कोई नहीं। तो ये मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये रबी की फसलों की खेती होती है, जो कि जिसमें आपका गेहूं, मटर यानी कि दलहनी फसलें आती हैं, सारी चीज़ें ये आपकी रबी की फसलें के अंतर्गत आती है। तो ये तीनों राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये तीनों रबी की फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रमुख पेय फसलें हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो ऐसी फसलें जिनको पीने के लिए यूज किया जाता है तो वो कौन सी है? तो इसमें आपका होगा ये ऑप्शन है नारियल, तंबाकू, और उसके बाद चाय, कॉफ़ी, सरसों, सोयाबीन और कोल्ड ड्रिंक्स, कोक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चाय और कॉफ़ी। चाय, कॉफ़ी जो है भारत की प्रमुख पेय फसलें हैं, यानी कि इनका यूज पीने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है?
भारत, वेनेजुएला, ब्राज़ील और चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद भारत जो है वो गन्ने के मामले में दूसरे नंबर पर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत चावल उत्पादन में कौन से स्थान पर है? मतलब पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है चावल उत्पादन में? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरे स्थान पर। तो जो भारत है वो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चावल का। नंबर 1 पर चाइना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है मानसून आगमन के साथ भारत में बोई जाने वाली फसल है। तो मानसून जब आता है यानी बारिश जब शुरू होती है तो उस टाइम पर किस फसल की रोपाई होती है भारत में? तो इसमें ऑप्शन है रबी, खरीफ, जायद और झूम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा खरीफ की फसलों। मतलब मानसून आगमन पर खरीफ की फसलें जो हैं वो बोई जाती हैं भारत में। तो इसमें रबी की फसलें ये आपका ठंडी में यानी कि शीत ऋतु में बोई जाती हैं। और उस पर जायद जो है इसमें खरबूज, तरबूज ये सारी फसलें आती हैं जो कि रबी और खरीफ के बीच की जो फसलें होती हैं वो होती है जायद। और झूम कृषि जो है एक प्रकार की कृषि है, ये आपका कोई फसल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि करती है? तो इसमें है आंसर आपका 1/3, 2/3, 1/4 और आधी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2/3। भारत की कुल जनसंख्या का 2/3 जनसंख्या क्या करती है? कृषि, जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और बहुविकल्पी प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, विश्व का दलहनी फसलों के उत्पादन में अग्रणी देश है। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दाल की फसलों को कौन सा देश उत्पादन करता है? तो इसमें चीन, अमेरिका, भारत और ब्राज़ील। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भारत होगा। तो भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा दलहनी फसलों का उत्पादक देश है और उपभोक्ता देश भी है। मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है दलहनी फसलों का और सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर उपभोग भी होता है। तो ये रहा आपका 10 के 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बताया था कि ज्योग्राफी के इकाई 1 में चैप्टर 1 और चैप्टर 4 इन दोनों चैप्टर से टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर 1 यानी जो संसाधन और उसके विकास से होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो कृषि से होंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर। देखिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इस बार वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, जिसमें जैसे पहले एग्ज़ाम में होता था कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों करके यहाँ पर सेक्शन में पूछे जाते थे। लेकिन इस बार एग्जाम में क्या हुआ है कि आपको करीब 20 प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपके एक टाइप के होंगे और उसमें दोनों है जो वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 करके दिया रहेगा। उसमें जो है वर्णनात्मक जो 1 रहेगा उसमें लगभग आपको आंसर 80 शब्दों में देना रहेगा और बाकी जो वर्णनात्मक 2 रहेगा उसमें लगभग आपको 150 प्लस शब्दों में उत्तर देना रहेगा। तो यहाँ पर हम वर्णनात्मक 1 को लेकर आए हैं और इसके अगले वीडियो में हम आपको अगले वर्णनात्मक 2 प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। चाय की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है और यह किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रचलित है? तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, चाय की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है और यह किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रचलित है, यानी कि किन क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। तो आंसर होगा आपका चाय की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लैटराइट मृदा है। मतलब लैटराइट मिट्टी जो है वो चाय के लिए सबसे उपयुक्त है और यह मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी पहाड़ियों, तमिलनाडु, केरल में उसके बाद उगाई जाती हैं। मतलब कि केरल वगैरह में इसकी खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। असम, जैसा कि हमने बताया, असम में, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में जैसे दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु में ये मुख्य रूप से चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश तथा त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय की खेती की जाती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में
सस्ता और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है एवं लगातार हल्की बारिश की आवश्यकता होती है, जिससे इसकी कोमल पत्तियां वर्ष भर हरी रहती हैं। और सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया है। मतलब भारत की रैंक जो है चाय उत्पादन में वो दूसरे स्थान पर है। तो ये रहा चाय की खेती। मुख्य रूप से चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा ज़्यादा अच्छी होती है, और उसके बाद इसके कौन कौन से इसे किन किन क्षेत्रों में चाय की खेती अधिकतर होती है, यानी मुख्य रूप से होती है, और उसके बाद कुछ अतिरिक्त जानकारी हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको दी है। तो चलिए हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है, वाणिज्यिक कृषि से आप क्या समझते हैं, वर्णन करिए। मतलब कि वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक कृषि जिसको बोलते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। मतलब ऐसी कृषि जो मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, उसे हम व्यापारिक कृषि के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं डिटेल से। वाणिज्यिक कृषि या बाजार कृषि कृषि का वह प्रकार है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य ही व्यापार होता है वाणिज्यिक कृषि का। इसका आशय यह है कि फसल प्रक्रिया से प्राप्त उत्पादों को आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब कि जो फसलें वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती हैं, इससे जो उत्पादन होता है उसको बिक्री के लिए यानी बेचने के लिए वो मार्केट में उतारा जाता है, जिससे जो किसान होता है उसको लाभ होता है। चलिए और आगे देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि का प्रमुख लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का एक स्तर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। मतलब कि जो कृषि का वाणिज्यीकरण है यानी व्यापारीकरण है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर से किया जाता है। जैसे उदाहरणार्थ देखते हैं, उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक कृषि है। मतलब कि चावल की खेती जो है वो पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, जबकि उड़ीसा में चावल एक जीविका फसल है। मतलब वहाँ पर केवल खाने के लिए चावल का उत्पादन किया जाता है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। रोपण कृषि भी बड़े पैमाने पर की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी की सहायता से की जाती है। हम आगे देखते हैं। लेकिन उड़ीसा में, यहाँ पर इसको हमने कवर कर लिया है, रोपण कृषि में शामिल चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। मतलब कि रोपण कृषि हम किसे कहते हैं, ऐसी कृषि जिसमें पेड़ को लगाया जाता है उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। जैसे मान लीजिए धान हो गया, धान को क्या किया जाता है, वो धान को बोया नहीं जाता है, उसकी रोपाई की जाती है, लगाया जाता है। केला हो गया, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, ये सब जो है ये रोपण विधि से होती है, इसलिए इसे रोपण कृषि कहा जाता है। ये सभी कृषि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला और धान, ये सभी इत्यादि भी क्या है, एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस तरह की कृषि में एक बड़े क्षेत्र में एकल फसल की कृषि की जाती है। मतलब एक बड़े क्षेत्र में एक ही चीज़ की कृषि की जाती है। रोपण कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त समस्त उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। मतलब कि जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए चाय से जो कच्चा माल होता है वो व्यापारिक कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए हम कपास की खेती करते हैं, तो कपास से जो कच्चा माल होता है वो कपड़ा उद्योग के लिए यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कपास जो निकलता है उसे कच्चा माल कहते हैं। फिर उसका यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। भारत में असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफ़ी प्रमुख रोपण फसल है। मतलब कि काफ़ी जो है ये आपका कर्नाटक में इसका ये प्रमुख रोपण फसल है, और असम और उत्तरी बंगाल में चाय प्रमुख रोपण फसल है। तो इस तरीके से वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, और इस यहाँ पर हमने पूरी तरीके से समझा कि वाणिज्यिक कृषि होती क्या है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन फ्लड क्या है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दुग्ध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
वो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध की कमी को भारत में दूर करने के लिए लाई गई क्रांति है, और इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, यानी कि यह जो है ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन हैं, वर्गीज कुरियन। 13 जनवरी 1970 को इस योजना की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दुग्ध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और नगरों के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां हैं। ये समितियां उत्पादकों से दूध खरीदती हैं। ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्यों से में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। देखिए, इस ऑपरेशन फ्लड का जो उद्देश्य है, यानी इसका जो पर्पस है वो क्या है, इसको देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है दूध उत्पादन में वृद्धि, मतलब पूरे देश में दूध उत्पादन में वृद्धि आए, इसका ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि। क्योंकि जो दूध उत्पादन होता है ये अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। जो पशुपालन होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है। तो जब दूध उत्पादन ज़्यादा होगा तो ग्रामीण क्षेत्र की जो किसान होंगे उनकी आय में वृद्धि होगी। तीसरा है आपका उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना, मतलब जो दूध को कंजप्शन करने वाले हैं उनको सही रेट पर दूध जो है मिल सके, ऐसा इसका उद्देश्य है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, जो कि वर्णनात्मक वन टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहे भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए हम भारत में जो कृषि होती है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर है आपका इसमें भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। मतलब कि जब उर्वरक और रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो भूमि की उत्पादकता भी कम होगी, इससे उत्पादन में कमी आएगी। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है आपका भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कृषि होती है ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती हैं, यानी कि विलेज एरिया से बिलोंग करती है। इसकी वजह से जो इनके पास जो है वो आय की कमी होती है, यानी कि ये आर्थिक रूप से उतना अस्थायी नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्तर होता है वो काफ़ी निम्न होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर अपनी कृषि में आधुनिक चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनके कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति के हैं, जैसे कि गांव के क्षेत्रों में अधिकतर आपको देखने को मिला बैल और हल से जुताई की जाती है। तो ये ऐसा होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इनके पास संसाधन का अभाव है। ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते, बल्कि अपने और अपने परिवार की आपूर्ति के लिए अपने और अपने परिवार की जो है आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि करते हैं। मतलब कि ये अपना भरण पोषण और पालन करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कृषि करते हैं मुख्य रूप से। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।